चलिए बच्चों देखिए, आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालेंगे। ठीक है, बेसिकली जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है ये मिक्स टॉपिक है। मिक्स कैसे कहेंगे हम, पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में क्या स्टार्टिंग आती है, जैसे मैट्रिक्स क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर आपने उसका ट्रांसपोज किया, पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर पढ़ा था आपने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, हम वहां उसको फिनिश करके आ गए थे डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने पढ़ा। अब उसके बाद यहां से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इसका मिक्सचर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा। उसके आगे आपके जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी, ये सारी चीजें फिर हम आगे मिक्स उसमें देखेंगे। तो इसमें हमारा डिटर्मिनेंट का भी यूज होता है बेसिकली, और मैट्रिक्स का भी। तो चलिए बच्चों, क्या है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या होता है पढ़िए, समझिए। मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होगा, बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स हमने ली थी ए आई जे का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने मैट्रिक्स नीचे लिखी है 3x3 ऑर्डर की, A11, A12, A13, ये इसके सारे एलिमेंट मैंने लिखे हैं। तो बच्चों इसी मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, देखिए शॉर्ट में इस मैट्रिक्स को शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, इस ढंग से ए आई जे। तो बात समझ में आई। तो ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला और उस कोफैक्टर को मैंने ए आई जे, कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट किया। कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स मैंने लिख ली, ये आ गई। A11 का कोफैक्टर ए कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, इस ढंग से मैंने कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स लिख दी। क्लियर है बच्चों। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के जो हमने कोफैक्टर निकाले थे, उनसे बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये देख रहे हो डैश, इसका जो ट्रांसपोज आएगा दैट आर कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और इसका ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, जो मैंने यहाँ पे करा है। तो दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। एक बार फिर, तो जब मैंने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है, तो फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे एडजॉइंट ए को दिस इज इक्वल टू कैपिटल आई जे का डैश, यानी कि इसको शॉर्ट में मैं कैपिटल ए आई जे लिख सकता हूं ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए बच्चों एक बार फिर सुन लीजिए, क्या है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई होगी, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, एन ऑर्डर की हो, थर्ड ऑर्डर की हो, सेकेंड ऑर्डर की हो। अब हमने क्या करा, उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट थे उनके कोफैक्टर निकाले और उन कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है बच्चों। अब जो कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज किया, दैट आर कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद इसका कोई भी एक एग्जांपल उठा के कर सकते हो, जनरल एग्जांपल ले लो, मैट्रिक्स से ले लेना, फिर उसका कोफैक्टर से एडजॉइंट निकाल के और चेक कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद इसमें बच्चों एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, क्या, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, एन की, या किसी भी ऑर्डर की हो, देन क्या प्रॉपर्टी है, ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन मीन्स एन ऑर्डर। अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो यहाँ पे I3 हो जाएगी। कहने का मतलब समझ लीजिए, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से या किसी एडजॉइंट को उसकी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आप एक छोटा सा प्रूफ देखना चाहें देख भी सकते हो। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13 एटसेट्रा, ये पूरे लिख लिए। उसके बाद मैंने इसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट अभी मैं इधर निकाल के दिखा चुका हूं, ये हमारा एडजॉइंट आया। अब बच्चों मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स ए को इस एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करा, ये देखिए दोनों मैंने मल्टीप्लाई करे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे करते हैं हम, आप जानते हो, रो बाय कॉलम करते हैं।
तो हमारा जो पहला एलिमेंट आएगा बच्चों ये क्या होगा, देखिए A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। और ये प्रॉपर्टी मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताई थी कोफैक्टर के साथ कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डिटर्मिनेंट के। ये देखिए मैंने इसको इधर भी लिख दिया है। क्या, अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगी। और अगर किसी, जल्दी देखिए बच्चों यहाँ पे, अगर किसी एलिमेंट को, मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर की बजाय किसी दूसरे को एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या चेक करा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा कि नहीं। भाई डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू हो गई A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12, यही तो आया। फिर A13 कैपिटल A13 यानी कि वैल्यू डिटर्मिनेंट आई। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा जी, पहली रो दूसरा कॉलम देखिए, A11 कैपिटल A21, A12 कैपिटल A22, A13 कैपिटल A23। इनकी वैल्यू अभी आपको बताया 0 आई या नहीं आई। ऐसे ही R1 और C3 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। सीधे सीधे आप ये कह सकते हो, अगर किसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी, अदरवाइज 0 आएगी। तो बच्चों ये क्या आया, हमारा ये डिटर्मिनेंट बन गया। सॉरी, ये मैट्रिक्स आ गई थी, अंदर ये एलिमेंट है। अब इस मैट्रिक्स में से मैंने ये डिटर्मिनेंट ए बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ये बाहर कॉमन आया, अंदर क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे भी ध्यान रखने की बात है, अगर ये यहाँ पे मैट्रिक्स का नोटेशन की बजाय डिटर्मिनेंट का नोटेशन होता और अगर इस डिटर्मिनेंट को बाहर में निकालता तो R1 में से डिटर्मिनेंट ए आता, R2 से ए आता, R3 से डिटर्मिनेंट, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए का क्यूब हो जाता उस केस में, अगर ये नोटेशन डिटर्मिनेंट का होता तो। एनीवे, चूंकि ये मैट्रिक्स का है तो मैट्रिक्स का बाहर मैंने निकाला, क्योंकि मैट्रिक्स में आप जानते हो जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा जाता है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को करते हैं, नहीं कि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया और ये आपका I3 यानी कि थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स, जो भी हमने n की जगह यहाँ 3 ऑर्डर लिया था तो I3 हो गया। अब इसी ढंग से आप चाहो तो एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी रिजल्ट आपका सिंपल यही आएगा। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो गई। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, ये अभी जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी उसका एक एग्जांपल देखिए। ये कोई एक सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, गिवन है 3 1 7 5। वेरीफाई करना हमें a into adjoint a equal to adjoint a into equal to determinant a into I। चलिए बच्चों, मैंने क्या करा, सबसे पहले तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, मैंने ऐसे लिख लिया 3 1 7 5। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू निकाली, 8 आ गई। अब मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर की वैल्यू निकाली, वो कोफैक्टर मैंने यहाँ रखे और उनका ट्रांसपोज करा, जो कि ये आ गया, दैट आर एडजॉइंट ए। अब मैंने ए और एडजॉइंट ए दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो पहले सीख चुके हैं, आप कर लेंगे आराम से। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास फाइनल फिगर आई 8008। ठीक है बच्चों, अब मैंने 8 बाहर कॉमन निकाला तो अंदर आया 1001 और 8 क्या की वैल्यू आई थी, थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी डिटर्मिनेंट की। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया, a into adjoint a is equal to 8 into I2। 8 means determinant a into I2। वेरीफाई हो गया। आप चाहो तो इसको एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो भी रिजल्ट सेम यही आएगा। बात बराबर है। नेक्स्ट, इसके बाद सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए बच्चों देखिए, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर क्या होती है दोनों मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो दैट आर कॉल्ड सिंगुलर, और अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो दैट आर कॉल्ड नॉन सिंगुलर। क्लियर है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मीन्स सिंगुलर, नॉन 0 मीन्स नॉन सिंगुलर, ऐसा ध्यान रख सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। क्लियर है?
मैंने इसके एग्जाम्पल लिए, एक मैट्रिक्स ए ये ली, इसका डिटर्मिनेंट निकाला जो कि 0 आ गया, तो इसे कहेंगे हम ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर मैंने मैट्रिक्स बी ली जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली जो कि -2 आई, तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए बच्चों देखिए, नोट करिए इसे। चलिए बच्चों देखिए इसके आगे, अब आता है इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। जैसे हमने एडजॉइंट पढ़ा था, तो अब इन्वर्सेबल है। इन्वर्सेबल मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम? देखिए बच्चों, कोई एक ए मैट्रिक्स है नॉन जीरो, जिसका ऑर्डर हमने एन लिया, ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए। क्लियर है बच्चों? A non-zero square matrix of order A of order n is said to be inversible if there exists a square matrix of same order, यानी कि order n B is such that AB equal to BA equal to I, then we say that B is called inverse of A। तो सीधे सीधे दोबारा से सुनिए, हमें बताना है कि इन्वर्सेबल मैट्रिक्स किसको कहेंगे। Let A is a square matrix of order n, then there exists a matrix B of the same order such that if the product of AB equal to BA equal to I, then A is called inverse of matrix B, जो आपके सामने। भाई आप खुद देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, तो मैं इसको यानी कि AB इक्वल टू I, बोलो बच्चों, तो B इक्वल टू I ओवर A, तो B इक्वल टू I इंटू A इनवर्स, तो B इक्वल टू A इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। तो क्या कहेंगे हम साहब, इन्वर्सेबल मैट्रिक्स क्या होगी? कोई हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, ऑर्डर कुछ भी हो सकता, सेम उसी ऑर्डर की एक दूसरी मैट्रिक्स ली, दोनों का प्रोडक्ट निकाला, उनकी वैल्यू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई तो हर मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्सेबल मैट्रिक्स कही जाएगी, यानी कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्स मैट्रिक्स कही जाएगी। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। अभी थ्योरम नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू IN। इससे पहले वाले सेगमेंट में हमने जब पढ़ा था। दूसरी थ्योरम क्या है, एन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स पोसेस ए यूनिक इनवर्स, यानी कि जो इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है उसका यूनिक इनवर्स होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो क्या कैसे करेंगे बच्चों? मैंने मान लिया कि कोई एक इन्वर्सेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स बी और सी मैंने और ले ली जो कि ए का इनवर्स है। मैंने मान लिया कि मैट्रिक्स बी और सी जो है दोनों मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। अगर दोनों ए का इनवर्स है तो क्या होगा बच्चों, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है, एंड ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आई। बात क्लियर हो गई? अब चलिए वापस यहाँ आइए, यहाँ से ए बी इक्वल टू आई है, मैंने दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किया। और बच्चों इसमें मैट्रिक्स में ये भी ध्यान रखना है, किसी भी मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ प्री होगा, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ पोस्ट होगा। ये नहीं है कि यहाँ आपने सी से पहले मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ सी से बाद में मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ प्री या पोस्ट सेम करना है। तो मैंने सी से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया, सी ए बी इक्वल टू सी आई। और बच्चों देखिए यहाँ से सी ए इक्वल टू आई है कि नहीं, सी ए की जगह आई रख दिया, तो क्या हो गया, आई बी इक्वल टू आई सी, सो बी इक्वल टू सी। तो भाई जो हमने माना था कि ए के बी और सी दोनों इनवर्स हैं, माना था, बट क्या आ गया हमारा, बी इक्वल टू सी, यानी कि बी और सी तो दोनों इक्वल हैं, सेम है। तो इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि ए का केवल एक ही इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है, एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 क्या है। थ्योरम नंबर 3, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्सेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। दोबारा से फिर सुनिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्सेबल इफ एंड ओनली इफ
ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी वो मैट्रिक्स इन्वर्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मींस अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है यानी कि अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तभी वो इन्वर्सेबल होगी, अदरवाइज इन्वर्सेबल नहीं होगी। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो चलिए बच्चों देखिए, मैंने मान लिया फिर वही जो भी थोड़ी देर पहले लिया था कि एक कोई इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। क्लियर है बच्चों? देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। तो यहां से क्या हो गया, ए बी इक्वल टू आई ले लिया मैंने, भाई ये ए बी इक्वल टू आई लिया, दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट ले दिया। तो यहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होगी और डिटर्मिनेंट ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। ये भी बच्चों इसकी आप प्रॉपर्टी के रूप में भी कह सकते हो इसको, क्या ये है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, यानी कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स या प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। दोबारा सुनिए, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ टू मैट्रिक्स। क्लियर होगी बच्चों? तो यहां से मैंने डिटर्मिनेंट ए बी को क्या लिखा, डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 1। अब ऑब्वियस है जब दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो ऑब्वियस है उनमें से दोनों में से कोई सा भी 0 नहीं होगा। सो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वो क्या कहा था उसने यही कहा था कि थ्योरम ये है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए वो अगर इन्वर्सेबल है तो वो तभी होगी जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो वो बात हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गई। एज यूजुअल आपसे बोर्ड में कोई प्रूफ नहीं पूछ रहा इसका, लेकिन आपकी नॉलेज के पॉइंट से आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों हमें इनवर्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, क्या है ये इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। हमने भी थ्योरम पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, पढ़ी थी कि नहीं? तो चलिए ले लीजिए इसको, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। मैंने क्या करा, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ मान लो चाहो तो आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ए से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। बोलो बच्चों, तो ये तो इससे कैंसिल हुआ। अब क्या बचा हमारा, ये तो आई बचा था केवल। अब मैंने इसको क्या करा, इस ए को इधर ले आया आई, ये जो हमारा आई बचा था या छोड़ दीजिए आप अपने उसको ही देखिए। मैंने यहां क्या करा, इस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट को इसके नीचे ले आया, ठीक है, बचा सिंपल आई। अब अगले सेंटेंस में स्टेटमेंट में मैं ए को इसके नीचे ले आया, ये बचा हमारा, और आई ओवर ए इक्वल टू आई ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां से हम क्या करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेना और उसको उसके डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स के डिवाइड कर देना, तो आपको उस मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। तो ये बच्चों क्लियर हो गई, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। बार बार इसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, अभी हमने इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे। अब हम कैसे इनवर्स निकालेंगे उसको चेक करिए। यस, ये एक प्रॉब्लम है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले बच्चों इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। वो आप निकाल सकते हो, पहले सिखा चुका हूं मैं। तो मैंने डायरेक्ट निकाली वैल्यू, उसकी वैल्यू लिख दी, आई है -16 जो कि नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो होने का मतलब जगह डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बात बराबर है। अब इसके बाद इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके, हमें किस चीज की जरूरत है यहाँ पे, एडजॉइंट निकालने की। और बच्चों एडजॉइंट निकालने के लिए आपको मैंने बताया था क्या करना है, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने हैं
और उन कोफैक्टर का एडजॉइंट निकालना है। उन कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में रख के उसका एडजॉइंट निकालना है, सॉरी ट्रांसपोज निकालना है। तो जो ट्रांसपोज आएगा दैट आर कॉल्ड एडजॉइंट ए। क्लियर है? तो यहां पे ये हमने इसके कोफैक्टर निकाल दिए, जैसे A11 वही ए से जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट बचा A12। अब A12 में जैसे मैंने बाहर माइनस लगाया है, क्यों लगाया मालूम है? क्योंकि -1 की पावर i प्लस जे होता कोफैक्टर निकालते वक्त, तो 1 + 2 माइनस, यानी कि 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3 माइनस होगा कि नहीं? तो मतलब कहने का ये है कि जहां पे i और j का सम ऑड है वहां पे कोफैक्टर का साइन नेगेटिव लेंगे, और जहां पावर इवन है वहां कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस ढंग से मैंने यहां पे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ये बताया कि इनवर्स आपका कैसे निकलेगा। चलिए इसको नोट करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट कुछ सम रिजल्ट्स ऑन इनवर्सेबल मैट्रिक्स। इनवर्सेबल मैट्रिक्स पे कुछ थ्योरम्स आपकी और हैं जो रिजल्ट्स आपको एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव लेवल पे काफी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। पहला क्या है थ्योरम या लॉ क्या है, या पहला पॉइंट क्या है? कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ मींस अगर कहीं जैसे कोई मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बी इक्वल टू सी। क्लियर है? लेकिन इसके साथ भी कंडीशंस आपकी होनी चाहिए। क्या है जी? देखिए, लेट ए बी सी आर द 3 मैट्रिक्स। ए बी सी कोई 3 मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन या सेम ऑर्डर तीनों का, सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी। अगर हमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ए नॉन सिंगुलर है यानी कि ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो है, तब बी इक्वल टू सी होगा। क्लियर है बच्चों? क्यों होगा भाई? जब हमें पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है हमारा, क्लियर है बच्चों, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसको दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ ए इनवर्स ए इक्वल टू आई हो जाएगा। ये आपने पॉइंट पढ़ा होगा, ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो देखिए, अब ए इनवर्स ए आई, ये बी रह गया, इधर ए इनवर्स ए, दिस इज ऑल्सो आई सी, तो बी इक्वल टू सी आया कि नहीं आया? अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता तो क्या उस केस में बी इक्वल टू सी होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा मैट्रिक्स का ए का, तो ए को ए से कैंसिल हम नहीं कर सकते। मींस बी इक्वल टू सी उस केस में नहीं होगा अगर डिटर्मिनेंट ए की, मींस नॉट नेसेसरी कह सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बी इक्वल टू सी आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी की सेकंड थ्योरम देखें, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ मींस कोई वही फिर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो हमें बताना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक, तो कैसे करेंगे हम? चलिए, हमने क्या करा यहाँ पे, ए बी, इस बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाई करा ऐसे, या ये अब सवाल ये कीजिए कैसे ध्यान रहेगी साहब हमको, उस समय हम कैसे करें, कैसे विचार करें? तो जरा बच्चों देखना इधर, इसको उठा के आप उधर ले जाइए। तो जब आप उधर उठा के ले जाएंगे तो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा कि नहीं होगा, और इक्वल टू आई क्या आ जाएगा ये अपने आप। तो चलिए वही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब मैंने क्या करा, इसी को, ये ए बाहर आ गया, बी को इसके साथ ले गया, बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी बी इनवर्स आई होता कि नहीं बच्चों? अब ए इंटू आई ए इनवर्स, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो ये क्या हो गया, ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू आई। बोलो जल्दी से बच्चों। तो मैंने क्या करा, दिस इक्वल टू आई आ चुका। अब बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी को आई के नीचे लेके गया, आई इक्वल टू ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक, तो इट मींस ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बच्चों, आप लोग अगर बुक्स पढ़ेंगे या देखेंगे तो वहां पे कहीं पे भी इस ए बी को आई के नीचे नहीं शो करते, यानी कि इसके बाद ये जो हमने सेंटेंस लिखा था, ये वाला जो सेंटेंस हमने अभी लेके आए थे प्रूव करके, डायरेक्ट अब यहां से ए बी इनवर्स इक्वल टू दिस लिख देते हैं बुक्स में।
तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आपकी इच्छा है, कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला इसमें रिवर्सल लॉ में, जैसे हमने ट्रांसपोज वाला नियम पढ़ा था, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश था, सेम ऐसे ही इनवर्स में पढ़ेंगे, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और ऐसी मैट्रिक्स 2 की जगह 3 हो जाए, जैसे एबीसी हो जाए, तो क्या कहेंगे हम इसको, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। इस ढंग से इस रिवर्सल लॉ को हम अप्लाई करेंगे। चलिए इसको नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 क्या है, इफ A is an inversible square matrix then prove that A dash is also inversible, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट फिर A dash का इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स का डैश। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको कंपटीशन लेवल पे भी और बोर्ड लेवल पे भी काफी यूज इसका मिलेगा आपको। तो देखिए सबसे पहले प्रूव करना है हमें, लेट A इज ए इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। अगर कोई इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा कि नहीं होगा, जो हम पढ़ा चुके हैं पहले, बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि ए डैश का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए दोनों, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स किसी डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे तो डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो वो बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाता। तो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है कि नहीं, और चूंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए डैश नॉन जीरो आया। अगर डिटर्मिनेंट ए डैश नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए डैश इन्वर्सेबल होगी कि नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। अब चलिए नेक्स्ट, हम जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ए इनवर्स या ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के होता, तो चलिए मैंने ले लिया ये ए इक्वल टू आई, क्या ले लिया, पहला वाला ए इनवर्स इक्वल टू आई ले लिया। अब दोनों तरफ इस पे मैंने क्या करा, डैश लगाया, ट्रांसपोज लिया इसका, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वो ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश होता, तो ए इनवर्स का डैश इनटू ए डैश इक्वल टू आई, ए इनवर्स का डैश, और इस ए डैश को आई के नीचे ले गया, आई ए डैश का इनवर्स, यानी कि किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स का डैश। तो इसको इधर ले आओ यहां से ऐसे घुमा के, तो ए डैश का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का डैश। प्रॉपर्टी प्रूफ हुई या नहीं हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों ये। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इस प्रॉपर्टी को इवन प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो क्या है वो, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए डैश, यानी कि पूरे एडजॉइंट के पूरे ब्रैकेट का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एडजॉइंट इनटू ए डैश। क्लियर है बच्चों। तो ये आपकी 4 नंबर प्रॉपर्टी है, इसको भी आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी थ्योरम नंबर 5 क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए और बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, देन प्रूव दैट एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। इसी को बढ़ा सकते हैं हम, एडजॉइंट ए बी सी इक्वल टू एडजॉइंट सी इनटू एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए भी कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए अब क्या है, यहाँ पे ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो होगा। क्लियर है। अब हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी, और ये ऑलरेडी नॉन जीरो है दोनों, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू नॉन जीरो। तो ये डिटर्मिनेंट ए बी नॉन जीरो आया कि नहीं आया बच्चों। अगर डिटर्मिनेंट ए बी नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ए इनवर्स हम जानते हैं एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, फॉर्मूला पढ़ाइए, ऐसे ही बी इनवर्स का, ऐसे ही ए बी इनवर्स को ये कहेंगे। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए एडजॉइंट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ये ए बी है, दिस इक्वल टू, मैंने इसमें डिटर्मिनेंट ए बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसी फिगर में। ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे लिख दिया मैंने, डिटर्मिनेंट ए बी को खोल दिया, डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी। क्लियर है बच्चों। और ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ए बी का इनवर्स होगा कि नहीं होगा। ठीक। तो चलिए अब ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी, और इस ए बी के इनवर्स को बी इनवर्स ए इनवर्स लिखूंगा कि नहीं, रिवर्सल लॉ। अब डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, अब बी इनवर्स की वैल्यू यहां से उठा के रखिए, ये आ गई,
ए इनवर्स की वैल्यू यहां से उठा के रखिए, ये आ गई, और ये दोनों वैल्यू इससे डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ऊपर से कैंसिल हो गई, तो क्या बचा नीचे फिर डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए। जल्दी बोलो बच्चों, तो क्या कंक्लूजन निकला, डिटर्मिनेंट सॉरी एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अगर यहाँ पे सी और होता तो क्या करते हैं, एडजॉइंट ए बी सी इक्वल टू एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। बात बराबर है, नोट करिए। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए थ्योरम नंबर 6। क्या है थ्योरम 6? If A is non-singular square matrix of order n, then prove that adjoint A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की पावर n माइनस 1। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे आपके यहाँ बोर्ड में 2020 में प्रॉब्लम आई है, और आपके यहाँ जेई या यूपीटीयू जो भी आप इंजीनियरिंग कंपटीशन का एग्जाम देते हो उसमें इस पे बेस प्रॉब्लम आती है। बोर्ड में आपके यहाँ पक्का प्रॉब्लम आती है इस पे, तो इसलिए इसको बहुत ढंग से देख ले। तो क्या प्रूव करना हमें, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए हम जानते हैं प्रॉपर्टी a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये हमने पढ़ रखी पहले ही, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए इस पे। तो बच्चों दोनों तरफ जब डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ए आई के ऊपर डिटर्मिनेंट लगेगा, तो ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n बाहर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। क्या डिटर्मिनेंट के इक्वल टू बाहर k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर k इज एनी कांस्टेंट और n जो है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर वो n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो k की पावर n आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जिस समय इसकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों आपका डिटर्मिनेंट ए की पावर n इंटू आई, और i की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, उसकी वैल्यू आएगी 1। अब इसको प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ए बी का डिटर्मिनेंट जैसे होता है डिटर्मिनेंट ए बी इंटू डिटर्मिनेंट बी, दिस इक्वल टू आ गया था। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर n। अब डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए किसके इक्वल हो गया, आप a से डिवाइड करो इसको, तो क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। अगर ये प्रॉपर्टी भी बच्चों आपको नहीं अभी समझ में आ रही हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, जरा देखना। सपोज करो डिटर्मिनेंट ए इंटू i3, मैंने इसको क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ए और i3 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब मैंने डिटर्मिनेंट ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक एलिमेंट को, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू i3 इक्वल टू ये हो गया। अब इसका पूरे का दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ए i3 का पूरे का डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट जब लूंगा तो साइन ये आ जाएंगे डिटर्मिनेंट के, और इसमें r1 r2 r3 तीनों में से डिटर्मिनेंट ए कॉमन आएगा तो डिटर्मिनेंट ए क्यूब आएगा, और ये अंदर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा कि नहीं, यानी कि i3 का डिटर्मिनेंट। बोलो बच्चों, तो कुल मिला के क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए i3 का डिटर्मिनेंट, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे अब हम, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट i3। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो दिस इज इक्वल टू ये आएगा कि नहीं आएगा, तो मीन्स हम इसकी जगह पर जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो चूंकि यहां थर्ड ऑर्डर लिया था तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 आया, यहां ऑर्डर n है तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 7 क्या है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन प्रूव दैट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो चलिए हमने कुछ देर पहले प्रॉपर्टी थ्योरम नंबर 1 क्या पढ़ी थी, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i, तो मैं a की जगह यहाँ b ले लिया फॉर एग्जांपल, तो b इंटू एडजॉइंट b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट b इंटू i जो भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अब पुट b इक्वल टू एडजॉइंट a, b की जगह एडजॉइंट a पुट कर दिया मैंने पूरे दोनों तरफ, तो यहाँ एडजॉइंट a और यहाँ इस b की जगह एडजॉइंट a, ठीक, ये बच्चों ब्रैकेट है सिंपली बस, इज इक्वल टू b की जगह एडजॉइंट a इंटू i। अब इसको सेम ऐसे ही लिखा नीचे,
एडजॉइंट ए, इससे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के। अब मैंने इस इक्वेशन में क्या करा, इस वाली में दोनों तरफ ए से मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, ये ए इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए होगा कि नहीं, प्रॉपर्टी जो हमने थ्योरम 1 पढ़ी थी, इंटू दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 इंटू ए, क्योंकि ए आई इक्वल टू ए होता। अब डिटरमिनेंट ए से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये n-1 थी पावर, तो ऊपर जाके n-2 हो जाएगी कि नहीं। तो फाइनली क्या हुआ, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट से। इसी का ही थ्योरम नंबर 8, इसी का नेक्स्ट, अगर इसका दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट ले लें, एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको। तो सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। बात बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गई, ये आपकी टोटल प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अच्छा बच्चों एक चीज यहाँ पे वापस आओ जरा, यहाँ ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने यहाँ ए से यहाँ करा, यहाँ ना करने की वजह, क्योंकि डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 ये तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर है तो आप इसे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, उस केस में अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ अगर यहाँ पे मैट्रिक्स होती सपोज कोई, जैसे बी मैट्रिक्स होती, तब मुझे उससे पहले ही ए को लिखना पड़ता। क्लियर है? तो बच्चों देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से आपकी एक्सरसाइज 4.5 इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसमें जो थ्योरम एनसीईआरटी में गिवन थी वो भी मैंने पढ़ाई, जो उसमें गिवन नहीं थी एक दो थ्योरम मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ाई आपको, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे प्रॉब्लम्स आपकी बनती हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखाऊंगा 4.5 की, उसके बाद आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए। थैंक यू।